अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी, शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने लॉगरिथमिक्स और एक्सपोनेंशियल रूल्स जो है, एक्सपोनेंशियल रूल्स और लॉगरिथमिक्स, उनके हमने कंटेंट्स डिस्कस किए थे कि क्या लॉगरिथमिक है और एक्सपोनेंशियल रूल जो है वो क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लॉगरिथमिक्स और एक्सपोनेंशियल रूल। अच्छा, अगर मैं पहले डायरेक्टली आपसे प्रॉब्लम शेयर करता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, यानी कि बजाय इसके कि मैं अगला कहूंगी अब हमने नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ना है, मैं डायरेक्टली आपसे वो प्रॉब्लम शेयर करता हूं कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, क्या चीज हमने जो है वो डिस्कस करनी है, वो प्रॉब्लम है क्या है, एक्चुअली है क्या। फर्ज करें मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, लाइक 6, 8, 15, 9, 10, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताएं, गेस करें नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, या 5, 10, 15, 20 and what should be the next number? 2, 4, 8, 16 and what should be the next number? अब अगर आप पहला जो सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ नंबर्स का सेट है, उसकी अगर आप बात करें और गेस करने की कोशिश करें कि यहां पर क्या नंबर आ जाना चाहिए, तो शायद हमें को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि क्या पैटर्न चल रहा है। पहला नंबर दूसरे नंबर से 8 जो है वो 6 से 2 तो ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या है, फिर को कम भी हो जाता है, फिर 1 ज्यादा हो जाता है, तो समझ नहीं आ रही। अब जरा दूसरे नंबर्स को देखें तो शायद हमें बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि जो ये नंबर्स हैं ये 5 के डिस्टेंस से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप फौरन कहेंगे कि यहाँ तो फिर 25 आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट की बात करें, पहला तो 2 की इंक्रीज है, फिर 4 की इंक्रीज है, फिर 8 की इंक्रीज है, या पहले नंबर को डबल करें तो ये बनता है, इसको डबल करें ये बनता है, और इसको डबल करें ये बनता है, तो फिर हम इसको भी डबल करके ये नंबर जो है वो बना सकते हैं। तो इसका आइडिया ये है कि अगर तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न पर हों, और हमें ये नेक्स्ट, अब इसका क्या यूज है जी हमारे बिजनेस में, हम देखेंगे कि लाइक फर्ज करें कोई ऑफिस है और पता चल रहा है कि उस ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो सैलरी है वो इस पैटर्न से इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या पता चल जाएगा कि 40 साल की उम्र तक पहुंचेगा तो उसकी सैलरी कितनी हो चुकी होगी, क्यों, वो एक पैटर्न से चल रही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनमें कोई ना कोई पैटर्न हो, कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉ को फॉलो कर रहे हो, उनको हम सीक्वेंस कॉल करते हैं। सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स, ये सेट, तीनों सेट ऑफ नंबरों का सेट है, तीनों ही सेट ऑफ नंबर्स हैं, लेकिन जो लास्ट 2 सेट ऑफ नंबर्स हैं वो जरूर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और उसको हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस। उन सेट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कह देते हैं। और ऊपर वाला सेट ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन कोई मैथमेटिकल लॉ फॉलो नहीं कर रहा, तो हम उसको जो है वो कम से कम सीक्वेंस का नाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है कि व्हाट इज सीक्वेंस, क्या है। अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सीक्वेंस क्या, किसकी डेफिनेशंस की क्या बात है। An arrangement of numbers, importantly in a definite order according to some rule is called a sequence। यानी कि सिर्फ नंबर्स की रेंज, नंबर तो मैंने पहली दफा भी लिखे थे, लेकिन उनमें कोई मुझे डेफिनेट ऑर्डर या कोई रूल नहीं लग रहा था किस रूल के तहत लिखे जा रहे हैं। अच्छा, नोट करें दूसरे में तो शायद बड़ा क्लियर रूल था। क्या था कि दूसरा नंबर का जो डिस्टेंस है वो 5 इंक्रीज करता जा रहा है। थर्ड सीक्वेंस में रूल ये था
हर नेक्स्ट नंबर अपने पिछले नंबर्स का डबल होता जा रहा है, तो रूल तो है ना। लेकिन ये चीज हम पहले जो नंबर्स है उसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आई डोंट नो कि वो क्या है, तो कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे हम सेट ऑफ नंबर्स तो कहेंगे, लेकिन शायद उसे हम सीक्वेंस का नाम नहीं दे पाएंगे। तो सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हम उनको कहेंगे जब वो कोई ना कोई डेफिनेट ऑर्डर या रूल को जो है वो फॉलो करेंगे। The various numbers occurring in a sequence are called its terms and denoted by, यानी कि ये जो हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, तो हम इसे टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो लिखते वक्त हम सबके लिए स्मॉल लेटर ए लिख लेते हैं। पहली टर्म हो तो A1, सेकंड हो तो A2, थर्ड हो तो A3 एंड सो ऑन। और अगर कोई भी टर्म nth में भी 5 में भी 9 में भी 15, तो हम उसे कह देते हैं nth टर्म, है ना। एक पैटर्न, एक टर्म बोल देते हैं, ये जी इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। लेकिन जब भी आप मैट्रिसेस की बात करते हो तो बताने के लिए तो वहां पर हमें रो कॉलम बताना पड़ता है ना, रो किस रो में है, किस कॉलम में है, और वहां जो वैल्यूज होती हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। लेकिन हर एक में आल दो चीजें तो वही आप कहीं एलिमेंट कह दें, तो शायद यहाँ नहीं कहा गया तो हम इसको एलिमेंट नहीं बोलते। 7th एलिमेंट भी कहा जा सकता था, 9th भी, लेकिन हम क्या वर्ड बोलेंगे जो लोग इस जगह पर कॉमनली जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं हम भी वही कॉल करेंगे। तो टर्म का वर्ड यूज किया जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और जनरली nth टर्म जो है वो आपके पास क्या आएगी। Various terms occurring in a sequence are called its terms and denoted by A1, A2, A3 up so and so on. अब हमारा जो कोर्स है उसमें 2 सीक्वेंस हमने पढ़ने हैं, यानी कि 2 पैटर्न है बस, और भी होते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है, जो कोर्स कंटेंट्स हैं, उसमें 2 सीक्वेंस पढ़ने हैं, यानी कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो 1-2 में से कोई एक रूल को फॉलो कर रहे हो। पहला पैटर्न है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस भी कह देते हैं, प्रोग्रेशन भी कॉल कर देते हैं, तो एक ही बात है। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन इन विच, अब यहां रूल नीचे डिफाइन किया गया है कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स, जो नीचे अब रूल वहां डिफाइन किया जा रहा है, कहता है कि अगर उस रूल को फॉलो करके लिखे जाएं या उन सेट ऑफ नंबर्स में आपको ये जो 3 नीचे लिखा जा रहा है इनमें आपको ये पैटर्न नजर आए, तो आप कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ नंबर है ये तो सीक्वेंस है, और अब उस सीक्वेंस का भी नाम है कौन सा, अरिथमेटिक, क्योंकि सीक्वेंस में प्रॉब्लम रूल तो और होंगे ना। तो फिलहाल हम पढ़ने लगे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, देखें क्या ऐसा है, इसमें तो डिफरेंस 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हो नहीं सकता। दूसरे को देखें, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इनका भी 5 है, इनका भी 5 है, तो कह सकता हूं 2 जो साथ साथ वाली टर्म है कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें तो उनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होगा। अगर ऐसा है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो है ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या डेफिनेशन है, हमें पहचानना होगा ना, तो सिंपल इज दैट, चेक करें कि क्या इनमें जो डिफरेंस है वो सेम है, अगर वो सेम है तो फौरन कह देंगे कि आप ये एपी में है। एक और डेफिनेशन, कभी इसलिए कि किसी जगह पर हमें कोई डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, किसी जगह पर हमें डिफरेंट डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो तीनों सेम मैसेज ही कन्वे कर रहे हैं, आल्दो लिखने में डिफरेंट नजर आती हैं लेकिन मैसेज तीनों से सेम मिलेगा। लाइक सेकंड डेफिनेशन कहती है कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स में अगर नेक्स्ट टर्म जो अगली वाली है इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म, कहता है हर जगह पर यह रूल फॉलो हो रहा है। क्या, आपने जब भी नेक्स्ट टर्म लेनी है आप वही सेम कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें और अगली टर्म आ जाए तो आप कह देंगे कि ये भी एपी में है। अब देखिए सीक्वेंस वही है, सीक्वेंस में वही ले रहा हूं, सीक्वेंस नहीं चेंज कर रहा। इस 5 में
मैं अगर 5 ऐड कर दूं तो 10 आएगा। अब इस 10 में 5 ऐड कर दें, ये नहीं किया तो 15 आएगा। इस 15 में 5 ही ऐड करें तो 20 आएगा, और इसमें 5 ही ऐड करें तो 25 आएगा। एपी कह दे। पहले भी यही बात कर रहे थे, लेकिन पहले जरा डेफिनेशन डिफरेंट बोली थी कि जी दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस सेम ही है ना, किसी दो टर्म का डिफरेंस 5 का आ रहा है। या इसी चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है, इफ वी ऐड द सेम नंबर टू अ टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। अब देखें इसको क्यों नहीं कह रहा, इसमें 2 ऐड करें तो बनेगा, लेकिन इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये अगली टर्म नहीं आएगी, तो ये एपी में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। तो हमें एपी जो है वो पहचानना आ गया कि किस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। तीसरी डेफिनेशन कि इसका नाम एपी क्या क्यों है, अरिथमेटिक क्यों है, क्या इसका कोई ताल्लुक अरिथमेटिक मीन से बनता है? बिल्कुल बनता है। अरिथमेटिक मीन हमें पता है, मीन जिसे कहते हैं, जरा पढ़ते हैं क्या है। कहता है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें इंटरमीडिएट टर्म, दरमियान वाली इंटरमीडिएट टर्म बिटवीन द टू टर्म्स इज, इसकी वजह से इसका नाम एपी है, इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू टर्म्स। कहता है अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स लिखे हुए हों, ज़ाहिर 3 टर्म है, एक दरमियान में होगी, 2 साइड पर होंगी, कहता है जो सेंटर टर्म है इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स टर्म्स, जिसके दरमियान में वो आ रहा है। चेक करें, ऐसा ही है। दरमियान में 10 आ रहा है, ऐसा ही है ना, दरमियान में 10 आ रहा है, और नोट करें क्या ये जो 10 है वो अपनी दो जो साइड की टर्म्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन है, तो ऐसा ही है जो के सेंटर में आ रहा है। 15 को चेक करें तो 15 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो ऐसा जरूर होगा किसमें, अगर आपको इस तरह से नंबर मिले, और ये शायद सबसे आसान होता है क्योंकि मीन तो आता है ना। जल्दी से देखें, 2 टर्म लें, उनका मीन लें, क्या देखें वो सेंटर वाली टर्म का वाकई मीन ही है। अगर ऐसा है तो फौरन कह दें कि ये तो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पड़े हुए हैं। अब इसी चीज को जो मैंने ये थर्ड डेफिनेशन ली हुई है, इसी चीज को मैंने लिखा हुआ है इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, यानी कि आपको बता दिया है कि ये 3 नंबर जो है वो एपी में है, आपको बता दिया गया, तो फिर तो ये बात श्योर हो गई कि a प्लस सी का मीन b जरूर होगा। क्यों? उसने खुद ही बताया वो नंबर एपी में है, तो नंबर एपी में तो उसी वक्त हो सकते हैं जब दो की जो साइड टर्म्स हैं उनका जो मीन है वो उसकी सेंटर टर्म्स में आ जाए। और इसी चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया, एक ही बात है। अच्छा, होगा क्या, हमें ना किसी जगह पर इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और हम पढ़ चुके हैं कि जितने अननोन हों उतनी ही हमें इक्वेशंस रिक्वायर होती हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। होगा क्या, हमें लगेगा एक इक्वेशन कम है, एक इक्वेशन नहीं मिल रही, पता नहीं क्या है, और उसने वर्ड ऊपर लिखा होगा एपी में है, तो फिर तो ये इक्वेशन बाय डिफॉल्ट फॉरेन मिल गई आपको ना। देखा था ना आपने, इक्वेशन आप खुद बनाते थे तो हमें बड़ा होता था कि दिस इज 4 टाइम्स मोर देन दिस वन, उसने ऊपर लिखा गया लेट द नंबर आर इन एपी, और आगे कुछ उसने इंफॉर्मेशन दी हुई हो, और हम उसे कंफ्यूज करते रहेंगे जी इक्वेशन एक कम है, इक्वेशन बन ही नहीं रही, ये तो बनी बनाई इक्वेशन है। क्या कि आप जो उसने नंबर आपको दिए हुए हैं दो साइड के, कोई से भी, ये नहीं मैं कह रहा कि पहला और तीसरा लेना है, कोई से भी 2 ले ले, दरमियान में एक नंबर होगा, देखेंगे वो साइड वाले अपनी साइड के नंबर्स का वो अरिथमेटिक मीन जरूर होगा। If A represent the first term, although मैंने लिखा था A1, लेकिन ट्रेडिशनली किसी भी सीक्वेंस की पहली टर्म को सिर्फ A, स्मॉल लेटर A कह देते हैं, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। वो जो नंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंस होगा उसे हम D से लिखा करेंगे। देख मेरे पास जो नंबर मैंने लिखे थे वहां पर 5 का डिफरेंस था, तो D इज 5। अब कह जी कि अगर ये अगला जाकर डिफरेंस चेंज हो जाए तो फिर वो एपी नहीं होंगे,
इसलिए वर्ड क्या बोल देते हैं, साथ जरा बड़ा क्लियर करते हैं, कॉमन डिफरेंस, वरना डिफरेंस कह देना भी काफी है। क्यों? वो जी आप एपी में अगर होंगे तो डिफरेंस तो सेम ही होगा। डिफरेंस पहली डेफिनेशन यही है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। तो लेकिन ट्रेडिशनली हम लफ्ज बड़ा क्लियर करके बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। स्टैटिस्टिक्स में जिस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हो और कहते हो कि बाइनोमियल या पॉइसन या नॉर्मल से अगर हमने कोई प्रोबेबिलिटीज वगैरह फाइंड करनी है तो हमें उसके पैरामीटर्स चाहिए। कभी कभी बाइनोमियल के लिए 2 पैरामीटर, पॉइसन के लिए 1 पैरामीटर, नॉर्मल के लिए यू म्यू और सिग्मा स्क्वायर 2 पैरामीटर, तो हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट। यहां पर भी अगर आपको पता चल जाए कि ये सेट ऑफ नंबर्स एपी में हैं और अब आगे क्या काम करना है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपने ये कह देना है कि जी सबसे पहले तो आप इसका ए और डी फाइंड करना है क्या। ए और डी प्री रिक्विजिट के तौर पर होगी, आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप जो भी काम हमें वो कहेगा हम कर पाएंगे। नंबर सीक्वेंस पहचान लिया एपी, फौरन हमने डिसाइड करना है ए और डी क्या होगा। अब देखिए नीचे जो लिखा गया 5, 10, 15 एंड 20 पहचाने। पहले 5 और 15 का अरिथमेटिक मीन लें, 10 दरमियान में आ रहा है तो ये पी है, फौरन पता चल गया। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 5 से स्टार्ट हो रही है तो 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसकी केयर करनी है। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, अगर मैं 5 और 10 को लूं तो मैंने 5 लिखा फिर 10 लिखा ना, तो नेक्स्ट टर्म मैंने 10 लिखी थी तो 10 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 10 नहीं करेंगे वरना वो -5 बन जाना है। तो इस तरह से अगर नंबर लिखे हो 20 माइनस 15 कर लें वो भी 5 ही बनता है। 15 में से 20 नहीं माइनस करना, प्रीवियस तो 15 का प्रीवियस 10 है तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5, तो डी 5 है। लेकिन अगर नंबर ऐसे लिखे हुए हो 20, 15, 10 और 5, अब ए 5 नहीं है, कहां से स्टार्ट हुआ सीक्वेंस, 20 से, तो 20 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 20 प्रीवियस टर्म और 15 माइनस 20 जो होगा वो -5 होगा। तो डी पर कोई कंडीशन तो नहीं है कि पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव भी आ सकता है। और एक चीज नोट करें, पहला जो सीक्वेंस है ये वाला, इसमें डी पॉजिटिव आ रहा है, डी 5 पॉजिटिव नंबर है, तो देखिए इसका पैटर्न क्या है, अगली टर्म बढ़ती फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, तो इसको हम कहते हैं एपी इंक्रीजिंग है। डी से पता चल जाएगा, डी पॉजिटिव तो एपी इंक्रीजिंग, और अगर डी नेगेटिव दूसरी में देखें क्या आ रहा है डी -5, और अगर डी नेगेटिव आ जाए तो एपी क्या होगा, एपी जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो हमने सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कर लिया, 3 डेफिनेशन उसकी पढ़ ली कि कैसे पहचानना है, और ये भी हमें पता चल गया कि इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी से मुराद क्या है, और पता कैसे चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। हर अगली टर्म में से उससे जो पिछली टर्म आ रही है उसे माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है। अगर आपको पता चल जाए कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये एपी में चल रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट जंप करके उसकी कोई स्पेसिफिक टर्म तक डायरेक्टली बता सकते हो कि यहां पर ये बड़ी टर्म होगी। मतलब पता चल जाए एपी है, 3-4 आपको टर्म दी है, कहता है कि 500वीं टर्म क्या होगी, 500th टर्म, तो हम लिखने तो नहीं बैठ जाएंगे 5, 10, 15, 20, अभी 4 हुई है, 25, 30, 35, 60 हो गई, 7 हो गई, नहीं, हम डायरेक्टली उसकी बता देंगे कि 500 वाली टर्म जब पहुंचेगी इस सीक्वेंस की तो उस वक्त उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो चुकी होगी, डायरेक्ट nth टर्म। तो जो फार्मूला है nth टर्म फाइंड करने का, ए एन लिखेंगे, एन सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा जिसका मतलब होगा nth टर्म, मे बी 5th टर्म पूछ ले, मे बी 7th कह दे, मे बी 9th कह दे, और फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें 4 अननोन है, डी है, एन है, ए है, ए एन है। हमें जो क्वेश्चन पूछेगा कभी वो हमसे फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, कभी वो हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा, कभी वो कह देगा बताएं कितनी टर्म्स कौन सी हैं, मुख्तलिफ। तो ए और डी ये एपी में लाजमी है, बाकी काम हम यहीं से चलाएंगे।
अच्छा, इसी तरह से अगर कुछ टर्म आपको एपी में दी गई हो, एपी में टर्म n 5 है, 10 है, 15 है, उनका सम कैसे करना? एक तरीका तो बड़ा ऊपर है जो आपको क्या क्लास 2-3 से पता है, ऐड कर देना, ऐड करना आता है। ये प्रॉब्लम उस वक्त होगा जब वो कहेगा जी 1000 टर्म है, एपी में है 1000, ऐड कर दें। तो आप कहें जी पहले 5 जमा 10 जमा 15 जमा 20 जमा 25 जमा 30, ये तो बहुत लेंथी हो गया। तो उसका भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है, क्या? SN, S for sum, N for कितनी टर्म्स का सम, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 30, N by 2 into 2A plus N minus 1 into D। तो ये फार्मूला हम यूज किया करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स को सम करना हो, मे बी 2, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 40, तो हम इस फार्मूले से उन स्पेसिफिक नंबर्स को हम सम कर पाएंगे। सेकंड, फर्ज करें ये जो 2A है इसको मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया, और नोट करें ये किसके बराबर है? ये है nth टर्म के बराबर, वो मैंने यहां पर लिख दिया, ये ले। और जब कोई सीक्वेंस हो 10वीं, फर्ज करो उसमें 10 टर्म है, तो जो आखिरी टर्म होगी 10वीं वो nth होगी ना, खत्म हो गया ना यहां पर। तो फिर A क्या होगा? फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। ये क्या चीज हो गई? nth टर्म हो गई। तो फिर आप कह सकते हो, अगर आप इसको वर्ड्स में लिख ले तो ठीक है, वरना आप लिख सकते हो A यानी कि फर्स्ट टर्म, AN यानी कि लास्ट टर्म, और इसको मल्टीप्लाई कर दे n/2, फिर भी सम आ जाएगा, फिर भी सम आ जाएगा। यानी कि सीक्वेंस की पहली टर्म ले लें और फिर देखें ये सीक्वेंस ने खत्म कहां जाकर होना है, लास्ट टर्म वो ले ले, दोनों को ऐड कर दे। उस सीक्वेंस में अब कितनी टर्म है देखें, कोई आपको दरमियान वाली टर्म्स कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि जी दरमियान में कह रहे। अभी हम बहरहाल इसको करते हैं, लेकिन फिलहाल ये कह रहा हूं कि अगर आपको सम करना हो और ये पता चल जाए कि जो टर्म्स हैं वो एपी में आ रही हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज इतनी या इस तरह का सम वगैरह करने की हमें जरूरत ही नहीं है कि आप कहें जी 5, 10, 15, 20, 30, 25 ऐसे करके। सिंपल फॉर्मूला आप लगाओगे एंड देन आप उसकी वैल्यू जो है वो फौरन ही डिटरमिन कर सकते हो कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। लाइक फर्ज करें यही लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5/2 into A plus 25, इनको ऐड 30, 5 into 30 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 75। आप कहेंगे आपने तो 2 को जमा किया है, 5 और 25 को, वो मैंने सबको ही किया है, चेक करके देख लें, इन सब का सम करके देख लें तो ये 75 ही आता है। अब तो ये फिर आसान नहीं हो गया, 500 टर्म भी होगी तो मैं बस पहली टर्म उठाऊंगा और फिर जाके 500 वाली टर्म उठा लूंगा, ऐड कर दूंगा। 500 टर्म है, 500 डिवाइडेड बाय 2, सारी टर्म का सम हो गया, चाहे उसके दरमियान लाख टर्म में क्यों नहीं आ रही ना। तो ये है फार्मूले का फायदा कि नंबर अगर पैटर्न में बैठे हो, पैटर्न पे, तो बहुत सारा काम हमारा जो है वो इजी हो जाता है। हम डायरेक्टली बहुत सारी किसी स्पेसिफिक टर्म तक भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और अगर हमें उन टर्म्स का सम करना पड़े या तो हम ये वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं और या ये वाला। अब देखेंगे ना, कभी पहला ऑप्शन सूट करता है हमें और कभी दूसरा ऑप्शन। बहरहाल फॉर्मूले हमारे पास बस इसमें 2 ही हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टर्म तक कैसे पहुंचना है, 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, और सेकंड ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स को सम करना हो, लेकिन वो टर्म्स एपी में हो, ये नहीं कि हर जगह आप कहें यही लगा दें। भाई अगर आप फर्ज करें वो एपी में नहीं है तो हर एक का डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो फिर डी क्या रखेंगे? ये तो नहीं कहेंगे जी कभी 2 कर देंगे कभी 5 कर देंगे, वो तो फिर हर जगह सेम होना चाहिए, एपी में तो होना, तो एपी में होंगी देन आप कर सकते हैं। अब बड़ी सिंपल सी 3-4 एग्जांपल्स हैं। कहता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये नहीं बताया कौन सा है, ये आपने पहचानना है, क्योंकि आगे एक और सीक्वेंस भी आना है। अब तो चूंकि आप एपी पढ़ रहे हो ना, तो आपने कहा ना एपी ही लगाना है, क्यों एपी पढ़ रहे हैं, चले अभी तो आप पढ़ रहे हो, आगे हम फिर दूसरा सीक्वेंस भी पढ़ लेंगे, जीपी भी पढ़ेंगे, तो फिर तो पहले तो काम पहचानना ही होगा ना। और वो मैंने आपको बता दिया कैसे, 1 + 7 8 डिवाइडेड बाय 2 4 सेंटर में आ रहा है, एपी है। चले पहली चीज तो क्लियर हो गई कि कोई भी लिया जा सकता है ना,
4 + 10 14 डिवाइडेड बाय 2 7 सेंटर में है, सेंटर में एपी है, तो लिया जा सकता है। सीक्वेंस एपी में डिक्लेयर हो गया है। अब आपको दो चीजें रिक्वायर हैं, ए और डी। ए पहली टर्म 1 है, डी किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेना, 10 में से 7 माइनस करना है 3। उसने कौन सी टर्म का है? 15वीं 15th। कहता है ये सीक्वेंस अगर ऐसे ही चलता जाए तो पहुंच जाएंगे हम, वैसे ना भी फार्मूला है कभी तो पहुंच जाएंगे ना, गिनते जाएंगे कि कहां तक पहुंच गए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको फील हो रहा है कि ये तो वाकई टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर वो हमें 15th 100th टर्म कह देता फिर तो ऐसे पहुंचना भी मुश्किल नहीं था ना। तो हम डायरेक्ट बजाय इसके कि एक एक स्टेप पे पांव रख के 15वीं टर्म तक पहुंचे, हम जो फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या था फार्मूला, रिकॉल करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू रख दें a की d की। a 1 है, n 15 है, d 3 है, 43 आएगा। जब हम इस सीक्वेंस की 15th टर्म को देखेंगे, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, कहता है 15th पोजीशंस पे जाके देखेंगे वो 43 आएगा। कोई जरूरी नहीं है चेक करके देखें वाकई, क्यों डाउट क्यों नहीं है, फार्मूला हमने जैसे बनाया बस ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन टर्म्स को सम भी कर दें, वो भी उसी तरह से हम सॉरी सम वो 18 टर्म का कह रहा है, पूछा उसने आपसे 15वीं टर्म है, पूछ और फिर कह रहा है कि इस तरह की अगर 15 नहीं 18 टर्म हो जाए फिर काम चलेगा ना आगे, 43 के बाद वो 46 भी आ जाएगा, फिर इस तरह से कहता है 18 टर्म्स को सम करना हो। अगेन इसमें एडी ही यूज होंगे, 18/2 2a प्लस n माइनस 1, चूंकि ये टोटल n 18 टर्म्स है ना, 18 माइनस 1 इंटू डी 477। 18 टर्म्स अगर इस तरह की हों, इस तरह की अगर 18 टर्म्स चलती जाएं, उनको ऐड करें तो उनका सम 477 आएगा, ठीक है ना। तो हम किसी स्पेसिफिक टर्म तक डायरेक्टली कैसे पहुंचना और कुछ टर्म्स का सम कैसे करना अगर वो एपी में हो, अगर वो, वरना तो नहीं ना, फिर तो आपको पता ही नहीं है कि इनका क्या सिस्टम क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा, कभी 3 कम, कभी 4 ज्यादा, तो हमें क्या पता 18 टर्म पहुंचते पहुंचते क्या होना है। लेकिन अगर यहां पर आपको पैटर्न पता चल गया है कि हर अगली टर्म में 3 ऐड ही होके जाना है, तो वो तो फिर एक सिस्टमैटिक वे से आप पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। ये उसकी अपोजिट है। Which term of the sequence is 46? सीक्वेंस चल रहा है कुछ ऐसे, और पहले उसने कहा था 18वीं टर्म बताएं, हमने कहा 43, उसने एक टर्म बता दी 46, बताना आपको है। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म। कहता जब 46 आएगा तो वो कौन सी टर्म होगी, 7 होगी, 8 होगी, 15 होगी, 20 होगी, ठीक है ना, वो कौन सी टर्म होगी। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब आपको a पता है 4 है, b पता है 3 है, 7 माइनस 4, a n पता, n नहीं एक्चुअली पता, ये नहीं पता। अच्छा ये जरूर पता है कि ये कोई टर्म है nth, कहता सीक्वेंस में ये आ जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी कौन सी टर्म बनती, उस वक्त वो 7th होगी या 8वीं टर्म ऐसी होगी या 9वीं टर्म ऐसी होगी, वो कैसे। देखिए फार्मूला मैंने वो टर्म वाला लगाया और इस दफा मुझे पता है 46 है, लेकिन ये नहीं पता वो कौन सा है। ए भी पता है 4 है, एन यही तो पता करना है कौन से वाला है, मैंने एन ही रहने दिया, और D3। क्या ये इक्वेशन नहीं बन गई, इसमें एक ही अननोन है एन 42, अब वो 4 उधर आ गया 42, तो 15वीं टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, ठीक है ना। तो आपको वो टर्म बताए, आप उसकी वैल्यू बता दे तो ऐसा कह ले। अब आपने एक टर्म की वैल्यू बताई 46, पता नहीं चल रहा कौन सी है, बताई जा सकती है, फार्मूला वही लगाया, एक दफा हमने टर्म मालूम कर ली और एक दफा हमने एन मालूम कर लिया। ये ना एग्जाम में यही काम पहले करना पड़ेगा ना, पूछ क्या रहा है, या तो वो आपसे आप कहें जी टर्म पूछ रहा है, वैल्यू बता रहा है,
वैल्यू पूछ रहा, टर्म बताइए, जैसे पिछला था 15 टर्म बताएं, अब कहता 46 है, कौन सी टर्म है? थर्ड है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। एपी ये उसने खुद ही बता दिया, पहली टर्म उसकी 5 है। लास्ट टर्म अब ये नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन है वो लास्ट, बस 45 पे जाके सीक्वेंस खत्म हो जाता है। और फिर उसने कहा कि इन सब को सम कर लें, फर्स्ट 5 है, आखिरी टर्म 45 है, कहता है इन सब टर्म्स को अगर सम कर ले तो आंसर 400 आता है। इसका मतलब आपको एसएन दिया हुआ है 400, लेकिन ये नहीं पता कितनी टर्म का सम है। हमें तो नहीं पता जो 5 से शुरू हो 45 पे खत्म हो तो टोटल कितनी टर्म बनती है, ऐसा नहीं ना पता हमें। कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ले एनी तो वो कह रहा हमें फाइंड कर ले, एंड द कॉमन डिफरेंस। इस वक्त वो हमसे ये चीजें पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एन और डी पूछ रहा है। कह रहा है इस बताएं कि ये कितनी टर्म बनती हैं। अब देखें, अगर तो ये D1 है तो फिर तो ये 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म काफी ज्यादा होंगी। अगर D2 है या 3 है तो फिर 5 के बाद 8 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 14 आएगा, तो फिर टर्म्स कम हो जाएंगी। तो जब तक हमें D क्लियर नहीं है हमें N क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब मसला आ गया कि जी कैसे फाइंड करें। अब कुछ इंफॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है, क्या सम दिया हुआ है। आप कहें जी दो ही तो फार्मूले इसमें यूज होते हैं, या टर्म का या सम का। अब सम उसने दिया, आपने ये इक्वेशन है तो इक्वेशन ही तो बनी हुई है, एस एन इज इक्वल टू। अब अगर मैं एस एन की वैल्यू पुट करूं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 400। ए मालूम है, ए हमें मालूम है, तो ए की तो हमें फिक्र नहीं है, वो हमें मालूम है। क्या है वो? 5। एन मालूम करना है, डी मालूम करना है, और ये हमें पता है, सॉरी एन मालूम करना है। तो इसमें तो 2 अननोन आ गए, एन और डी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है। ये तो वाकई नहीं जो है वो सॉल्व हो पाएगा। तो n/2 इंटू 2.5 प्लस n-1 इंटू डी वाकई नहीं सॉल्व हो पाएगा। कोई और ऑप्शन देखते हैं। अब सम तो दिया हुआ है, लेकिन सम में ए और डी इस्तेमाल होता है। ए और डी से तो 2 अननोन आ जाते हैं। सम का एक और फार्मूला भी तो पड़ा हुआ है, वो क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट। उसमें तो नहीं डी यूज होना, नहीं उसमें नहीं डी यूज होता। बस 400 सम है, नंबर ऑफ टर्म्स वी डोंट नो, फर्स्ट प्लस लास्ट दिया तो हुआ फर्स्ट और लास्ट, इसमें तो हमें डी रिक्वायर ही नहीं है, और यहां से एन आ जाएगा। कर लेंगे ना सॉल्व, एन आ जाएगा। अब एन आ गया, स्टिल डी रह गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, इसका फार्मूला लगा दे दूसरे वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। अब फिर ये इक्वेशन है, लेकिन अब इस इक्वेशन को अब इसलिए आप यूज कर सकते हो कि इस वक्त आपको n मालूम हो गया, n का पता चल गया आपको, n हमने फाइंड कर चुके हैं इस वक्त तक। तो ये 16 है और ये भी 16 है। a वो तो पहले से ही पता था 5 है, 2 इंटू 5। तो फिर इस पूरी इक्वेशन में सर डी अननोन रह गया, बिल्कुल फाइंड हो सकता है। एक और ऑप्शन भी है, 2 ही तो फार्मूले हैं। आप कहेंगे क्या इसमें हमें अगर डी मालूम करना है, डी एन मालूम है, यस 16, ए मालूम है 5, कोई टर्म मालूम है? हाँ पता 45 है ना। nth टर्म कौन सी है, उसकी वैल्यू क्या है 45, इसमें रख लें तो आंसर सेम ही आएगा 8/3। लाजमी तो नहीं है कि डी ने आंसर जो लेना है, डिफरेंस हमेशा होल नंबर ही होता है। क्या 0.5 का डिफरेंस नहीं हो सकता? क्या 2.5 का नहीं हो सकता? 2.8 का नहीं हो सकता? तो डी तो नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह से भी आ सकती है। तो 2
अच्छा, इसका तरीकाकार यही होता है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ऐसे ही करना है। तो मैंने आपको पहले पॉसिबल बताया कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता था। जब इस तरह की हम करेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग करेंगे या इस तरह की हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली डेवलप होती है। अच्छा, ये समझ आई, अब ऐसा क्यों नहीं करना था। वरना हमारे दिन में तो था ना कि सम वाला वो फार्मूला लगाए, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट होती है एन की भी और डी की भी, और इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ एन ही अननोन रहता है, इसमें डी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप कहेंगे ये ठीक है, इससे हम कर पाएंगे। एग्जाम्पल 5 है, द 54th चौवनवी and fourth term of AP are -61 and 64 respectively. What is the common difference? B. And 23rd term A23. ये दो इस वक्त कैलकुलेशन है। अच्छा, समटाइम ना लगता है ऐसे होता है कि जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें से डायरेक्टली किसी तरह से 23rd आ जानी है, इसलिए कि 54 और 4 58 टर्म तो उसने आपको दी हुई है और आपसे क्वेश्चन कर रहा है 23rd टर्म बताएं क्या हो। 23rd, अब ये मैंने बात आपसे पहले कर दी कि एपी में ए और डी ये बेसिक इंग्रेडिएंट है, ये मिल गए तो आप सम भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टर्म भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक टर्म भी कह रहे हैं ना, 23वीं टर्म बताएं, तो फिर आपको ना एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी ए और डी ही ढूंढना कंसर्न है। ये मिल गए तो फिर 23rd टर्म के लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज कर लोगे, ये वाली। तो ए और डी तो मिले ना, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ए और डी, एक्चुअली ए और डी रिक्वायर्ड थे। अच्छा, अब उसने आपको 54 टर्म दी हुई है, 54वीं टर्म दी हुई है, कितनी है? -61। -61 इज द 54th टर्म, और मैंने 54वें टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 54, 54 माइनस 1 53। अगेन इसमें दो अननोन a और d, जरा वही प्रैक्टिस आप 4th टर्म पर भी कर दें। 4th टर्म 64 है, क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस n माइनस 1 क्या होगा? 4 माइनस 1 3 और d। अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई और दो अननोन। पीछे क्या प्रॉब्लम था? अननोन तो उसमें भी दो ही थे, लेकिन वहां इक्वेशन एक थी। तो फिर हमने कहा जरा और तरीके से सम वाला देखें जिसमें डी इस्तेमाल ही ना हो। लेकिन यहां पर दो इक्वेशन और दो अननोन है, वो कोई मसला नहीं है। इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं ना कैलकुलेटर पे। ए और डी, एक्स वाई की जगह समझ ले डी आपके पास आ गया। ए और डी अगर आपके पास आ गया तो इसका मतलब है कि अब आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने आपसे एक तो पूछा था कॉमन डिफरेंस, चलें वो तो आ ही गया। 23rd टर्म के लिए एक्चुअली आपको ए रिक्वायर्ड था, और ए है 71.5, 22 माइनस डी और 16.5 है। तो जो 4th टर्म है, फिर उसने आपको 54th टर्म दिया हुआ था, और बीच में कहीं 23rd टर्म उसने आपसे पूछ ली। 4th टर्म 64 और 54th टर्म जो थी वो नेगेटिव। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये आएगी कि ये नेगेटिव कैसे हो गई, और सॉरी डी जो है ना नेगेटिव है, यस यहाँ पर नेगेटिव भी है। ये एक्चुअली ये डिक्रीजिंग था, 64, फिर अगला उससे कम, फिर अगला उससे कम, फिर अगला उससे कम, करते 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 0, फिर उससे कम, तो 0 के बाद नेगेटिव स्टार्ट हो गए। और देख रहे हैं आप कि 4th टर्म तो 64 है, जब 23वीं टर्म तक पहुंचे तो वो 16.5 है। इसलिए कि ये डिक्रीजिंग जीपी था। यहाँ पर वो साइन एक्चुअली बड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, आंसर ठीक है। तो डी नेगेटिव 2.5 था। करते 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 ये कहीं पर जाके जो है वो 0 हो जानी है, ठीक, और 0 के बाद फिर नेगेटिव स्टार्ट हो जाना। तो उसने हमें कुछ टर्म्स बताई, बिल्कुल उसकी डेफिनेट दो ही चीजें बार बार मैं यूज कर रहा हूं, दो ही फार्मूले में रिपीटेडली यूज कर रहा हूं, टर्म का और सम का, और उधर से ही अपने सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अच्छा, इस
बाकी जो प्रॉब्लम्स थे ना उसमें तो आपको वो सेट ऑफ नंबर दे के कह देता था इसका सम कर दें, हम पहचान लेते थे एपी है, और पहचानने के बाद फिर हम उसका सम वगैरह जो है वो फाइंड कर देते थे। अब यहां पर तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इस तरह की कोई चीज हो ना तो आप समझ लें, जरा उसको पहले ट्रांसलेट तो कर लें। चलें कुछ मल्टीपल लिख लें। पहला 8 का मल्टीपल होता है वो 8 है, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 एंड सो ऑन। इस तरह के कितने लेने हैं? 15 मल्टीपल्स लेने हैं। आप कहने इस तरह की 15 टर्म लिखें, सम कर दें, बिल्कुल सही है। 8 के 15 मल्टीपल्स लें, फर्स्ट है ना 1 से स्टार्ट करके 8 16 24 32 एंड सो ऑन, 15 लेके जमा कर दें, बिल्कुल सही है। इसको पहचान लें ये कैसे चल रहे हैं। ओह ये तो एपी में है, ये तो एपी में है। बिल्कुल आपको कुछ ना, आपको एग्जामिनर देगा ना कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट देगा, आपको लगेगा कि जरा इसको लिख के तो देखिए ये क्या कह रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी ये जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं ये तो एक पैटर्न से लिखे जा रहे हैं, ये तो एपी में लिखे जा रहे हैं। तो एपी वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, पहचान लिया क्या है, बात क्लियर हो गई। इसका ए 8 है, डी भी 8 है, 15 टर्म्स हैं, सम कर दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना ऐसे ही 1 मार्क का। अब जिनको तो नहीं आइडिया आ गया जी ये क्या डेटा किधर है, तो देख रहे ना क्या डेटा किधर है, तो डेटा आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब वे फिर उसी तरह की कोई स्टेटमेंट है, 40 डिजिट लेने हैं जो 6 पर डिविजिबल हो। पहला नंबर 6 पर डिविजिबल का वो 6 है, दूसरा नंबर 12 है, तीसरा नंबर 18 है एंड सो ऑन। इस तरह के 40 नंबर है। दोबारा नोट करें ये तो फिर एपी है, पहले टर्म 6 है, डी भी 6 है, नंबर ऑफ टर्म 40 है, सम कर दिया। हाँ आसान हो गया, डेफिनेशन की फौरन पता चल गया कि ये तो एक नंबर जो वो कह रहा है जिनको हमें सम करने के लिए, जाहिर है आप कहेंगे सम वगैरह तो हमने एपीजीपी में पढ़े, वरना तो वो प्लस 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 वाले ही पढ़े बस। तो फौरन आपका ज़हन जाएगा ये कोई पैटर्न में नंबर पढ़े हो, या पैटर्न में लगता है ये पैटर्न होगा जिसकी वजह से आप फौरन ये वाला सम जो है वो फाइंड आउट कर लें। एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, देखिए शाबाश, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, और सीक्वेंस है आपके पास 3 6 9 12 and so on, which term of the sequence is 96? ये ए पार्ट है, यानी कि ये मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया 3 6 9 12 और करते करते आपने बताना है कि कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की 20th 21st 22nd 24th कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की जो है वो 96 है। बी पार्ट, which term of above sequence is close to 74? Which term of the above sequence is close to 74? कहते हैं इस सीक्वेंस में 74th कौन सी टर्म, इस सीक्वेंस ऊपर वाला जो सीक्वेंस है उसकी कौन सी टर्म जो है वो 74 है। चलें बी पार्ट में थोड़ा सा मैं बाद में आपको आई थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हिंट के तौर पे जो चीज आपको यहां समझ आए कि जी ऐसे सॉल्व करेंगे, मैंने करवा दिया है, और अब मैं दूसरी एग्जांपल यही थी, जो इसके साथ आपने जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है फिलहाल आपने प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है इसके लिए भी, वो बाद में समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसा करना था। तो आप पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे।
अच्छा ये ना एक मिनट, कोई मैं आपसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर है ताकि हम फिर कर सकें। अरसलान, अरसलान जरा अपना माइक ऑन करो। अरसलान। जी सर। जी अच्छा, सर। मैंने ना एक्चुअली आज ना बोर्ड का पीछे बैकग्राउंड ना थोड़ा चेंज किया है, ब्लैक। तो आप मुझे बता जी सकते सर। हो कि जब मैं पहले लिखता था, स्लाइड नहीं, जब मैं पहले लिखता था वो ज्यादा विजिबल है कि अब जो लिख रहा हूं वो ज्यादा विजिबल है? सर ये भी विजिबल है, कंफर्टेबल है सर। अच्छा, नहीं मतलब वो ज्यादा बेहतर था कि ये ज्यादा बेहतर है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, या दोनों सेम सर है? ये बेहतर है सर ये वैसे। चले ठीक है, ओके। मैंने कहा शायद प्रॉब्लम ना हो, आप ठीक है करें अब आप उसको काम। शेप फिल है, शेप आउटलाइन है,
जावर ने किया जी। जावर, अपना माइक ऑन करो। सर 32 आंसर आ रहा है। ए पार्ट का? यस सर। ए पार्ट का 32 आंसर का मतलब ये है कि जो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखा था, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखा था 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और क्वेश्चन आपसे किया था कि 96th टर्म जब इस सीक्वेंस की आएगी तो वो कौन सी वाली है। तो आपने आंसर किया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और आपने 32 का है। यस सर। 32 32वीं टर्म जो है वो इसकी 96 हो जाएगी। क्या आप बाकी ने भी फाइंड किया? अरसलान आप बताओ, आपका आंसर क्या आ रहा है? जी सर 32 ही आ रहा है। 32 आ रहा है। ए पार्ट आप लोगों ने कर लिया, बाकी भी नोट कर लें। एक्चुअली मैंने कैसे इसको प्रोसीड किया था, 3D3 और कोई एक टर्म 96 है बट वी डोंट नो विच वन, और फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके बाद आपने n के लिए जो है वो इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, n के लिए आपने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब इसके बाद सेकंड जरा अटेम्प्ट करें, देखें क्या आंसर है। इसी तरह करना है, बस जैसे मैंने किया ना, 96 की बजाय वो 74 रखा था, 75 रखा था, क्या था? बी पार्ट में मैंने क्या क्वेश्चन किया था, कोई बताया मुझे? जी यावर आप बताओ ना, बी पार्ट का क्या था? जी एनीवन? क्वेश्चन था which term of the sequence is closest to 74? Which term of the sequence is closest to 74? ये क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आप बी पार्ट के लिए भी सेम पैटर्न अडॉप्ट करें कि कोई टर्म 74 है, विच वन? 3 प्लस n-1 इंटू डी। n के लिए सॉल्व कर लें। चले पहले ये सॉल्व करें, बताएं मुझे क्या आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व करना है और फिर बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जी अरसलान। सर मेरे पास आंसर आ रहा है सर 24.67। 24.67। ठीक है, 24.67। पहली इंफॉर्मेशन ये कि 74 इस टर्म का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल सही है, लाजमी तो नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई टर्म उठा के लिख दूं जी ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आएगी, तो जंप के साथ चलता है ना, 3-3 का जंप लगना है।
ऐसे ही है ना, 3 के जंप के बाद फिर 3 के जंप के बाद फिर 3 के जंप के बाद, तो वो तो आएगा नहीं। अगर आप नोट करें तो 72 आएगा, फिर 75 हो जाएगा। यानी कि अगर ये, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में चल रही है ना, 3, 6, 9 करते करते ना ये 74 आएगा, और फिर ज़ाहिर 3 का जंप उसने 72 आएगा, 72 आएगा, और फिर 3 का जो कि जंप होना है 72, और 3 का जब जंप लेंगे तो वो फिर 73, 74 और फिर 75 आ जाएगा। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 74 इस टर्म का हिस्सा ही नहीं है। कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये इस टर्म का हिस्सा है, तो सिंपल इज दैट, आप फौरन कह देंगे कि चूंकि n का आंसर डेसिमल में आ गया, 24वीं तो टर्म हो सकती है, फिर 25वीं होगी ना, ठीक है ना। तो ये तो बात यहीं पर आपको क्लियर हो गई। दूसरा, आपने, उसने तो आपसे ये पूछा ही नहीं था कि 74 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसने क्वेश्चन किया था विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज क्लोज टू 74। वहीं से आपको पता चलना चाहिए था, 74 तो इसमें आना ही नहीं था, लेकिन वो ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। कहता है इसकी कौन सी, क्या 15वीं टर्म इसके करीब है, क्या 16वीं टर्म इसके करीब है। तो आपने इसको राउंडिंग का जो असूल होता है उसको फॉलो करते हुए इसे होल नंबर करना है। चूंकि ये मोर देन 5 है, माने कि मोर देन अगर डेसिमल के बाद है तो 0.50, तो राउंडिंग में ये 25 बनता है। तो अब आप फाइनल आंसर ये करेंगे, 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज क्लोजेस्ट टू 74। आप जरा चेक करें ना, ये 24वीं टर्म बनेगी और ये 25वीं बनेगी, ठीक। और 24 के बाद 25वीं टर्म, 72 के बाद 75 आएगा, 74 तो आ नहीं रहा। लेकिन जो 74 है वो देखें इसके ज्यादा करीब नहीं है, क्योंकि इसका एक डिफरेंस है, इससे थोड़ा दूर है ना, इसके दो डिजिट दूर है। तो फिर किसके करीब हो गया, 25वीं टर्म के ज्यादा करीब है। तो यही इसका आंसर था। उसने पूछा भी यही था कि विच टर्म ऑफ द सीरीज इज क्लोजेस्ट टू दिस वन। डेसिमल में n के आने का मतलब है कि ये जो टर्म हमने ढूंढी है ये सीक्वेंस में आएगी नहीं। और ट्रेडिशनली जो राउंडिंग का रूल होता है, हाँ, अगर फर्ज करें ये आंसर कुछ इस तरह से आ जाता, लाइक मैं आपसे, मैं गेस नहीं कर पा रहा कि क्या आएगा। फर्ज करें ये 71 होता, अगर ये 71 होता तो देन हो सकता था आंसर आपके पास ऐसे आ जाए, ऐसे। अब जब मैं इसको राउंडिंग करूंगा, चूंकि ये 0.50 से कम है, तो ये राउंडिंग में 24 बन जाना है, 25 नहीं, 24 राउंडिंग में होल नंबर। तो फिर मैंने आंसर करना था 24वीं टर्म जो होगी वो इस 71 के ज्यादा करीब होगी। और देखें ऐसा ही है, 72 जो है जो 70 जो टर्म है इसकी प्रॉपर आपके ना आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, मे बी 23 पॉइंट समथिंग आ जाए ना, ऐसे करके। तो कहने का मकसद ये है कि अगर n डेसिमल में आ जाए तो वो टर्म उस सीक्वेंस में नहीं आएगी। और क्लोजेस्ट का कैसे पता चलेगा, उसे होल नंबर में आप राउंडिंग रूल के तहत करेंगे, राउंड कर देंगे और फिर बता देंगे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम जिसमें, और यही शायद मुश्किल है, क्यों, अब तो आपका सारा फोकस एपीजीपी में है कि जी यहां ऐसे ही सॉल्व होना है। एग्जाम में ना पता नहीं चलता ये किस टॉपिक से आ गया है। अहमद सेव 8 इन द फर्स्ट वीक, वो कोई अपनी सेविंग कर रहा है, उसने फर्स्ट वीक में 8 रुपीज सेव किए, 10 इन द सेकेंड वीक एंड कंटिन्यूज टू इंक्रीज हिज सेविंग बाय ₹2 ईच वीक। आप उसने जो सेविंग पैटर्न है ना, आपको ऑब्जर्व हो गया, 2 बढ़ रहा है, 2, फिर अगला और 2 ज्यादा, फिर और 2 ज्यादा। ये तो एपी पैटर्न नहीं है। जब सेम कांस्टेंट से बढ़ता जाए, सेम कांस्टेंट नंबर से बढ़ता जाए, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2, फिर 2, आपने कहा ना ये तो एपी में बढ़ रहे हैं, ओके। कहता व्हाट वुड बी हिज टोटल सेविंग इन लास्ट वीक एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले तो ऊपर वाला पैटर्न पढ़े, उसने तो नहीं लिखना यूज एपी या यूज जीपी, बस उसने तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया
आपने देखना है कि ये एक पैटर्न से बढ़ रहे हैं, आपने फौरन सीक्वेंस लिख लिया, ये बनता है जी उसका सेविंग पैटर्न, ये बनता है। अब उसने कहा था हिज टोटल सेविंग इन लास्ट वीक, अगर मैं आपसे कहूं कि हिज सेविंग इन थर्ड वीक तो एक होगा ना, तीसरा 12 रुपए है उसकी सेविंग बनती, थर्ड वीक की सेविंग 12 बनती है। इसी तरह से मैं फोर्थ वीक की सेविंग पूछ सकता हूं। उसने एक्चुअली, मैंने ना इंटेंशनली इसको थोड़ा सा आपको मिसगाइड करने की कोशिश की कि टोटल का मतलब तो सम होता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, इन लास्ट वीक, लास्ट वीक बहुत सारे होते हैं, लास्ट वीक तो एक ही होगा ना। फिफ्थ वीक, 5 वीक की नहीं कह रहा वो ये नहीं कह रहा ही सेविंग इन ऑल द वीक्स, वो कह रहा है सेविंग इन लास्ट वीक, तो लास्ट वीक तो एक होगा। और आपको पता है 52 वीक्स होते हैं एक साल में, ये क्या बात हुई, एक माह में तो 4 वीक होते हैं, तो ये 12 चौक 48, ये 52 वीक, ये क्या बात है, सोचना है आपने। बहरहाल 52 वीक्स इन अ ईयर। उसने कहा लास्ट वीक में क्या सेविंग होगी, वो आपको ये पूछ रहा है। बढ़ती जा रही है ना, 2-2 रुपए उसकी सेविंग बढ़ती जा रही है। कहता है जब ये 52nd वीक आ चुका होगा तो उसकी सेविंग, हर वीक की सेविंग बढ़ती गई। 20वें वीक में ज्यादा सेविंग की, 21 में उससे 2 रुपए ज्यादा की, 22 में उससे 2 रुपए ज्यादा की, तो 52nd टर्म फाइंड कर लें, 110 रुपए बनते हैं। तो 52वें वीक की जो सेविंग है वो 110 रुपए है। अच्छा आगे क्या है, आपने उसकी टोटल सेविंग बतानी है साल के आखिर तक। अब टोटल बतानी है, ये तो सिर्फ एक वीक की सेविंग है, ये भी एक वीक की है, ये भी एक वीक की है, ये भी एक वीक की है। कौन सा वीक है, 52वां वीक है। उसने कहा सबकी साल की सेविंग, तो हर वीक की सेविंग को क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड। अच्छा एक और भी होता है, अगर इस तरह से लिखा हो ना ये, तो इसे हम सीक्वेंस कॉल करते हैं, और अगर उसका सम करना हो ऐसे तो उसे सीरीज बोलते हैं। ये फर्क है, सीक्वेंस एंड सीरीज। यानी कि कोई टर्म लिख रहे हैं, टर्म की तरह लिख रहे हैं, 5, 10, 20, तो वो सीक्वेंस, और अगर कहें जी 8 + 10 + 20 तो वो सीरीज है। तो इट मींस कि एक में उसने सीक्वेंस की टर्म पूछी हुई है और दूसरे में उसने ऐड करके कहा ना सारे जमा करके बताओ, तो दूसरे में उसने सीरीज पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि जी सीक्वेंस तो चले या प्रोग्रेशन, तो सीक्वेंस तो चले एक ही बात है, ये सीरीज भी वही है। तो सीरीज इस वक्त जब हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें उसने 52 वीक की टोटल सेविंग पूछी थी, तो 52 वीक की सेविंग को हमने सम कर देना कंसर्न था। ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने यहां पर हम का फार्मूला लिखा हुआ है, और एक और मेथड इसलिए पॉसिबल है कि हमें उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग पता है 8, और आखिरी वीक जो 52वां वीक है उसकी सेविंग भी पता है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। दोनों तरह से किया जा सकता है, दोनों तरह से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें। एग्जाम्पल 10, a drilling company contracted to drill a well at a cost of ₹30 for the first foot। वो ड्रिल करवाना चाहती है, वो कहती है कि आप फर्ज करें ये जमीन है, अगर आप 1 फीट नीचे जाएंगे, सिर्फ 1 फीट, तो उसकी कास्ट, ड्रिलिंग कास्ट हम आपसे 35 रुपए 1 फीट की चार्ज करेंगे। फॉर द सेकेंड फुट ₹40। लेकिन अगर आप उस दर से मजीद 1 फीट और जाओगे, फिर कहता कास्ट 5 रुपए बढ़ जाएगी। ज्यादा डेप्थ में चले गया ना, उन्हें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी। आप घरों में वो क्या पानी की वो मोटर लगवाते हैं, तो आपने देखा जब वो डिगिंग करते हैं तो जल्दी से, चूंकि वो उन्हें ऊपर से मट्टी बाहर निकालनी होती है, तो शायद 1-8 घंटे में ही वो हाफ डेप्थ में चले जाते हैं, 1-8 घंटे में। लेकिन फिर 1-1 फुट के ऊपर 3-3, 4-4 मिनट लगते हैं। क्यों? वो सारे पाइप बाहर निकालते हैं, फिर दोबारा इंसर्ट करते हैं, वो घुमाते हैं लाइक दिस वन। तो ये भी कंपनी यही कह रही है, कहती है पहला फुट ऊपर है, जल्दी हम कर देंगे तो 35 रुपए हम आपसे चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसके बाद मजीद 1 फुट नीचे जाना है तो हम अपनी कॉस्ट 5 रुपए बढ़ जाएगी, तो वो 40 हो जाएगी।
फॉर द थर्ड एंड सो ऑन, कहता है इसी तरह से। यानी कि अगला फुट हो तो क्या करेंगे, और कास्ट 5 रुपए बढ़ा के 45 कर देंगे। तो पहले फिट की कास्ट वो आपसे 35 रुपए चार्ज करेंगे, फिर अगला फुट भी करवाना हो ड्रिल 40 रुपए चार्ज करेंगे, नेक्स्ट करवाना हो 45, नेक्स्ट करवाना हो 50। कहता जी इसी तरह बस हम अपनी कॉस्ट 5 रुपए पर फिट जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड पे 2000 एज फिक्स्ड चार्जेस। कंपनी कहती है हमने 2000 रुपया फिक्स चार्जेस ये तो लेने हैं। ये ना हो कि आप कंपनी को बुलाएं, वो सारा सामान ट्रकों पर लग के ले आए, आप उसे कहें 1 फीट ड्रिल कराना था, मैंने ये लो 35 रुपए, वो आपसे 2000 का तो मैंने हम चार्ज करना फिक्स है। यानी कि 2000 हमने लेने, इससे हम ड्रिलिंग को नहीं करेंगे। 2000 के बाद अगर आप कहें ये ले 35 तो एक फीट ड्रिल कर देंगे। अगर आप 75 रुपए देंगे, 35 और 40 75, 2000 तो उन्होंने आपसे चार्ज करना ही करना ना। तो फिर 2 फीट अगर आपसे कॉस्ट 2 फीट अगर आप उसे कहोगे तो फिर आपको 75 रुपए में वो ड्रिल करेंगे। मजीद 1 फुट और करवाना है 45 और ऐड करेंगे, उससे अगला फुट कराना है 50 और ऐड कर, इस तरह से वो अपना बिल बढ़ता जाएगा। कहता है हाउ डीप अ वेल कैन बी ड्रिल्ड इन 5075। अगर आपके पास 5075 रुपए अवेलेबल हो तो इससे कितने फिट तक की ड्रिलिंग आप करवा सकते हैं। कंपनी को पे करना है ना, आप नहीं कहते मेरे पास बस यार इतने पैसे हैं। लाइक आपने कुछ सामान लेना था और आपने देखा है इतने रुपए दर्जन, इतने रुपए दर्जन, आप काउंट करते हो, कहते यार इससे 4 दर्जन ही आने, आप कहते 4 दर्जन दे दें, इससे 3 दर्जन ही आने। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये कॉस्ट पैटर्न हो, 2000 कंपनी ने आपसे फिक्स चार्जेस लेने हो, और अगर आपके पास 5075 रुपए अवेलेबल हो, अब इन पैसों की मदद से आप कितने फुट तक की ड्रिलिंग करवा सकते हैं। करना क्या है, आपने कंपनी को पैसे पे करने हैं। कितने फुट के पैसे पे करने हैं, बस इतने फुट के पैसे पे करने के आपके पैसे पूरे हो जाए। आप कहें जी हो सकता है 10 फीट की कास्ट 5075 बन जाए, ठीक है ना। प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है। फार्मूले अगेन 2 ही हैं, या कोई टर्म है या उनका सामना है। स्टेटमेंट के मुताबिक ये कॉस्ट पैटर्न है, पहचान लिया, ये तो एपी है। अच्छा ये जो चीज दी हुई है इसका मतलब क्या है, कुछ टर्म्स को सम कर लें और देखें कितनी टर्म को सम करेंगे तो ये पैसे पूरे हो जाएंगे, बस उतने फुट ही ड्रिल हो जाएगी। यानी कि इतने फुट करवा लें जिसका बिल जो है वो जितने पैसे वो बने। अब क्वेश्चन ये है कि उनके पास पैसे तो 5075 रुपए हैं, मैंने 2000 इसलिए निकाल दिए कि ये उस कंपनी ने फिक्स चार्जेस इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपसे चार्ज करने ही करने हैं। इसका मतलब है जो भी कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है वो तो इसमें से निकल जाएगी, वो तो इसमें से आउट हो जाएगी। लाइक वो किसी रेंट कार या इस तरह की कोई आप उससे बात करते हो, वो कहते हैं जी कि मैं आपसे 10 रुपए किलोमीटर आपसे चार्ज करूंगा, लेकिन 1000 रुपया मैंने आपसे लेना है, ठीक है ना। 10 रुपए तो जरूर आपसे चार्ज होगा, लेकिन जैसे हमारी यूनिवर्सिटी आती है ना, जब हम स्टूडेंट्स को टूर पे लेके जाते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें बस प्रोवाइड करती है, तो उनके रेट के मुताबिक शायद कोई 11 रुपए या 10 रुपए किलोमीटर का वो हमसे चार्ज करते हैं। कहते हैं जी ठीक है आप 100 किलोमीटर ले जाएं, हम उस हिसाब से चार्ज करेंगे, 200 ले जाएं, 5 किलोमीटर चले जाएं, लेकिन उनके फिक्स चार्जेस हैं साथ। वो कहते हैं जी कि 8000 रुपया हमने आपसे तो चार्ज करना ही करना है, इसके बाद जितने किलोमीटर आप हम ट्रेवल करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से उनको 12-14 रुपए रेट है वो चार्ज करते हैं, फिक्स चार्जेस। तो इसका मतलब है स्टूडेंट को हम कहते हैं अच्छा जी ये पैसे तो इकट्ठे करो, क्योंकि हमने इस्लामाबाद जाना है वो इतने किलोमीटर है, लेकिन उसमें से 8000 हम पहले साइड पे कर देते हैं। हम कहते हैं ये तो फिक्स चार्जेस है, ये इससे तो एक इंच की ट्रेवलिंग नहीं बस ने चलना, उसने कहना खड़े खड़े पैसे थे, इसलिए मैंने ये 2000 रुपया वहां से माइनस कर दिया ये वाला, बाकी मेरे पास रह गया 3075। अब देखना यह है कि कितनी टर्म को सम कर लूं इस तरह की जो कॉस्ट है कि हमारी कॉस्ट 3075 पूरी हो जाए। तो ये एक्चुअली आपको सम दिया हुआ था, ए दिया हुआ है, डी पता चल जाएगा, तो फिर फाइंड क्या करना था, एन, कितनी टर्म को सम करेंगे तो ये रकम पूरी होगी। अब ये थोड़ा सा अब नोट करें, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 into 2 60 होगा, और n से मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉल्व करना है आपने, इक्वेशन बनाने के लिए इसे सॉल्व करना है,
तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर उठाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, दो ही आंसर आएंगे ना, तो दो ही आंसर आ गए। एक क्या आया 30, एक क्या आया -41। ठीक, अब देखिए n क्या चीज है, टर्म्स हैं। पहली टर्म का n1 हो गया, दूसरी टर्म के लिए n2 हो गया, तो n -41 का क्या मतलब है? ये मत कहिएगा कि लेफ्ट साइड पर टर्म चल गई, नहीं, पहली टर्म, पहला फुट 35, दूसरा 40, तीसरा 45, ये -41वां फुट कौन सा ड्रिल करेगा? तो ये तो सेंसेबल ही नहीं है ना आंसर -41। सो द ओनली आंसर इज 30 फीट। प्रॉब्लम को रिवर्स सॉल्व कैसे कर सकते हैं? उसने आपको आंसर ऑप्शन दी हुई है, ऐसे करके आंसर ऑप्शन उसने आपको दी हुई है। अब क्या करें, यही प्रॉब्लम है, पता चल गया ये पी है और ये वो सारा कुछ, आपको इस चीज का आइडिया हो गया। हाँ, आइडिया हो गया। क्या करें, 2000 माइनस कर दिया और बाकी ये वाली एक्सप्रेशन बच गई। उसने आपको आंसर दिए हुए ये वाले, अब सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी कि बैक सॉल्विंग कैसे करने हैं, रिवर्स सॉल्विंग कैसे करनी है। क्या 15 फीट के पैसे इतने बनते हैं? तो क्या करें, ये फार्मूला लिखें, और कल आपको बताया था ना वो एक्सप्रेशन पे लिखते हैं, यहां एक्स लिख रहे हैं ऐसे करके, ये रहने दें, चले सिर्फ इसको ये लिख दें, यहां एक्स लिख दें, एक दफा कैलकुलेट करवाएं 15 के साथ, नोट कर लें, 3075 बन गए, नहीं 3075 नहीं बने, इसका मतलब 15 फीट नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकती है, 20 फीट, अभी भी 3075 से कम है। फर्ज करें ये पहले लिखा 35 फीट, ये 3075 से ज्यादा की कॉस्ट बन गई, आपने कहा 35 नहीं, फिर चेक किया 30, 3075, यही आंसर, यही आंसर है। कोशिश करें अपना एनालिटिकल टाइम भी सेव करें, ठीक है ना। कैलकुलेटर का जिसको यूज आ गया ना सही तरह से, वो तो आधा घंटा पहले ही क्या कह सकते हैं ना कि वो पेपर कर सकता है, जिसको यूज आ गया ना। देखिए मैं आपको ना डायरेक्टली नहीं बता रहा कि अच्छा जी ऐसे ऐसे कर देना, समझ आई एपी होती क्या है, फार्मूला क्या है, पहले मैं आपको कंसेप्चुअली चीज समझा रहा हूं, उसके बाद कह रहा हूं कि नाउ फॉर योर एग्जाम ऑफ एमसीक्यूज दिस इज द डायरेक्ट वे, सिंपलेस्ट वे। ज़हन में आ गया जी एक इक्वेशन की तरह राइट साइड पे 375 आना है, n क्या रखें, n को अननोन के तौर पर x रख दे, 4 आंसर ऑप्शन है, देखें कौन सी आंसर ऑप्शन ये 375 लेफ्ट साइड पूरा कर देगी, वो इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। जो खुद भी जब आप प्रैक्टिस करें जरूर देखें कि कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनको उलट रिवर्स आंसर रख रख के भी चेक किया जा सकता है, तो फिर आपको ये चीज समझ आएगी कि तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम उलट ही सॉल्व करें, उलट का मतलब मैथमेटिकली ना सॉल्व करें, रिवर्स आंसर पुट करके, क्यों, हमें वो कैल्क की ऑप्शन कैलकुलेट करना आ गई, कैल्क देखना आ गया कि कैलकुलेट कैसे करते। एग्जाम्पल नंबर 11, ये मेरा ख्याल है हाँ ये आपके पास पेपर मतलब आ चुकी है। Mrs. Mahmood, a housewife, purchased a sewing machine for 1,740, 1740 रुपए की उसने कोई मशीन खरीदी। टू बी पेड, अब उसने जो पैसे उसे पे करने थे, इन 24 मंथली अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर्मिंग एन एपी, किस्तों में 24 किस्तों में उसने मशीन के पैसे वापस करने हैं, कितने, 1740 रुपए, और जो उसने किस्तें देनी वैसे तो रूटीन में होता है ना 500 रुपए महीना या 1000 रुपए महीना ऐसे, लेकिन उसने खुद कहा हुआ है कि जो आपने 24 इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो कैसी है, अनइक्वल, यानी कि अगर पहली किस्त उसने 100 रुपया दी है तो मे भी अगली ज्यादा या अगली कम, ये नहीं हमें पता, लेकिन है अनइक्वल। और साथ ही बता दिया कि आल्दो अनइक्वलिटी तो है उनकी इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो ऐसे अनइक्वल हैं कि एक पैटर्न के साथ एपी बना देती हैं, यानी कि 100 हो सकता है 120, 140, तो हर इंस्टॉलमेंट तो अनइक्वल है, लेकिन एपी फॉर्म हो रही है, क्यों, 20 के डिफरेंस से। आफ्टर पेइंग द 20th इंस्टॉलमेंट, 24 इंस्टॉलमेंट में उसने पैसे पूरे करने थे, 20 इंस्टॉलमेंट जो है वो मिसेस महमूद जो है वो पे कर चुकी थी। द पुअर वुमन डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। द सन ऑफ द डिजीज फाउंड दैट द सम ऑफ
अनपेड इंस्टॉलमेंट्स 4 रह गई हैं। 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो पैसे उसने पे करने थे अभी रहते थे, कहते वो 490 रुपए थे। What were the first and the last installment paid by the business? मिसेस महमूद ने पहली इंस्टॉलमेंट कितनी पे की और आखिरी 24वीं नहीं, मिसेस महमूद ने तो 20वीं इंस्टॉलमेंट उसके लिए आखिरी थी ना, फिर तो वो डेथ हो गई। उसके बाद ज़ाहिर है कि उसके सन के जिम्मे ये चले गए बात कि जी 4 इंस्टॉलमेंट है 490 वो आपने पे करने हैं। कहता बताएं कि फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट मिसेस महमूद ने कितनी पे की थी, ए बताना है और 820 बताना है। 824 नहीं कहना, लास्ट 24 नहीं कहना। ऑल दो 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन मिसेस महमूद की जो 20th इंस्टॉलमेंट है वो मिसेस महमूद के लिए लास्ट है और पूछी भी उसी की है। फिर अगेन वही बात, ए डी, ए और डी मालूम हो जाए तो ए फर्स्ट आ गई, ए और डी को यूज किया तो 20वीं इंस्टॉलमेंट भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन 490 भी आ रही है, 1740 भी आ रही है, 24 भी आ रही है, 20 भी आ रही है, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है और ज़हन में हमारे पास है, हमें ए डी फाइंड करना है, ए और डी। फर्स्ट करें पहली इंस्टॉलमेंट ज़ाहिर ए होता है, ठीक, ए। इसको अगर आप स्ट्रक्चर करो या प्रॉब्लम्स को होता है ये ना, मैथ्स में आप थोड़ा सा अगर अपने पेपर पर पे थोड़ा सा साथ साथ को स्क्रैचिंग करते जाए ना तो शायद हमें आइडिया हो जाए कि ये क्या है। लाइक ये पहली इंस्टॉलमेंट थी फर्स्ट, जिसको मैंने ए कहा हुआ है, और ये मिसेस महमूद के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि 20वीं है, और यही कहा गया था पहली भी बताएं और 20वीं भी बताएं। अभी 4 इंस्टॉलमेंट्स और रहती हैं और यहां पर जाके इन्होंने 24 होना है, 24 इंस्टॉलमेंट, और हर जो इंस्टॉलमेंट है 1700 जो 40 रुपए हैं वो किसी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू नहीं है। 24 इंस्टॉलमेंट को अगर मैं सम करूं तो वो 1740 रुपए होने चाहिए। सम ऑफ 24 टर्म्स शुड बी 1740, पूरे पैसे उसे वापस करने हैं। यहां पर बस लिख दें इसको, इसी चीज को लिख दें कि जो 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं उन 24 इंस्टॉलमेंट्स का सारा इंस्टॉलमेंट को सम करें तो 1740 जो उसने पे करने थे वो पूरे होने चाहिए। मैंने इक्वेशंस लिख दी, ठीक है ना। 2 अननोन आ गए, देखें इसमें ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। कर लिया ना, मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 24 से डिवाइड कर दिया, तो 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 145। अब एक और हमें चाहिए जिसमें ए और डी आए। टर्म तो अभी भी हमने नहीं पता, लेकिन सम शायद हमें पता है। वो कैसे? अच्छा, जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस हो, आप फर्ज करें, यही मैं लिख लेता हूं, 5, 10, 15, 20, 25 और लेट्स सपोज 30, ऐसे मैंने कोई एपी सीक्वेंस लिख दिया। उस सीक्वेंस को किसी जगह से भी काट के 2 बना दें, यहां से काट के इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, ये दोनों ही एपी रहेंगी। डी तो हर जगह वही रहना ना, ये तो नहीं होगा कि पहले इसे का डी कुछ और हो गया जी और आखिरी 2 टर्म या 3 टर्म बच गई हैं उनका डी शायद चेंज हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। डी तो वही रहना है, और डी अगर सेम रहता है तो बस एपी है। पहचान तो वही है ना, पहले को अलहदा पहचान ले, D5 उसका भी D5 ही है। तो एपी को कहीं से भी काट के 2 हिस्से कर दें, हर जो हिस्सा है वो एपी रहता है, फर्क आता है उनकी फर्स्ट टर्म का। इसलिए अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है और इस हिस्से के लिए फर्स्ट टर्म ये बनेगी। फर्क आ गया ना। अच्छा, अगर आप एक ही प्रॉब्लम कर रहे हो और डी को अगर आप 5 कह दो तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि वो आपने इस पोर्शन के लिए 5 का या इसके लिए 5 किया, वो दोनों के लिए 5 ही है ना। तो आप कहेंगे इसमें पूरा का 5 है, जिस मर्जी हिस्से के लिए कंसिडर कर ले। लेकिन मसला आएगा ए, अगर आप पहले हिस्से की बात करेंगे तो ए को 5,
लेकिन अगर दूसरे हिस्से की बात करेंगे तो A25, हाँ ये दोनों फर्क हो जाएंगे ना, वो तो नहीं सेम रहेंगे। जहां से का अगर आपने इसको यहां से काटा है, D तो अब भी 5 ही रहेगा, लेकिन इसका A5 और इसका A15 ये फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब जब मैंने मिसेस महमूद की एपी की बात की तो कहा कि ये 24 टर्म उसने पे करनी थी कंप्लीट, 24 की बात कर लेना, तो इसके लिए 24 टर्म का सम 1740, और कहां से स्टार्ट होना था इस एपी ने, कोई हर्ज नहीं, इसे कहा जा सकता है, हाल तो हमें मालूम नहीं है लेकिन कहा जा सकता है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, देखने में ये भी एपी है और देखने में ये भी एपी है, डी दोनों का वही है, मालूम नहीं है लेकिन चेंज तो नहीं होगा। लेकिन मसला आना है, अगर आपने इस एपी के बाद ये एपी अगर लिया तो फिर ए उसके लिए कुछ और उसके लिए और। तो मैंने कौन सी दो एपी, मैंने एक तो ली कंप्लीट एपी, ये वाली 24 टर्म वाली। एक्चुअली इसमें 3 है ना, एक मिसेस महमूद के लिए एपी, एक उसके सन के लिए एपी, और एक जो टोटल है जो पैटर्न वो भी एपी है। तो मैंने क्या किया, एक मैंने टोटल ले लिया 24 टर्म वाली एपी 1740, और एक जो एपी मैंने ली वो ये नहीं ली, उसका ये चेंज होना था, मैंने मिसेस महमूद वाली एपी ले ली जो कि 20 टर्म की है। अगर टोटल 24 टर्म वाली एपी है तो उसमें से 20 टर्म भी तो एपी में होंगी ना, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका ए भी वही होगा, टोटल एपी का वेट ए भी वही है, फर्स्ट टर्म भी वही है, और मिसेस महमूद के लिए अगर मैं एपी कंसीडर करूं जो कि 20 टर्म की बनती है, ठीक है ना, उसके लिए भी ए फर्स्ट टर्म है। इसलिए मैंने जो दूसरी एपी कंसीडर की दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, वो भी मैंने मिसेस महमूद के लिए की। कैसे, 20 टर्म है, अगर 24 टर्म का सम जो है वो 1740 होना चाहिए, और 20 टर्म उसने जब पे कर दी तो पता चला अनपेड 490 है, अनपेड, तो इसका मतलब 1740 पे करना था, 490 अभी बचा हुआ है। तो मिसेस महमूद ने जो टोटल पेमेंट की थी वो 1250 रुपए की थी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 20 इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसका मतलब है कि 20 इंस्टॉलमेंट का सम किया जाए, जो कि मिसेस महमूद ने टोटल पेमेंट कर दी थी वो 1250 थी। क्यों, जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला 490 रुपए अभी बचे हुए हैं, और टोटल कितने पे करने थे, 1740। यहां से हमें आइडिया हो गया। तो ये देखिए दोबारा मैंने वही पैटर्न अडॉप्ट किया, लेकिन इस दफा 20 टर्म्स के साथ। फिर एक, अब आसान हो गया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, ए 15 आ गया, डी 5 आ गया। तो मिसेस महमूद ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी वो 15 रुपए की थी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय द वुमेन वो 15 रुपए थी, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय द वुमेन वो 820 थी। 20 में ए प्लस n-1 19 इंटू डी, डी कितना है, डी बी 5 या हमने ए और डी पहले कैलकुलेट किया है, और वो बन गया 110 रुपए। तो मिसेस महमूद ने अपनी जो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे की थी वो बढ़ते बढ़ते हो गई थी 110। अगर वो कहा जाए कि उसके सन ने पहली इंस्टॉलमेंट कितनी पे की, सन ने, ये थी मिसेस महमूद की लास्ट इंस्टॉलमेंट 110, हर इंस्टॉलमेंट पता चल चुका है 5 बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है ना, 5 बढ़ना है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट होगी ये होगी 115, लेकिन अब ये इंस्टॉलमेंट जाहिर है मिसेस महमूद होती तो उसी ने पे करनी थी, लेकिन अब ये इंस्टॉलमेंट उसके सन ने पे करनी है, और उसके सन के लिए ये पहली है, तो सन की पहली। और वहां से भी क्लियर हो गया कि देखें पहली टर्म 15 और उसकी सन की पहली टर्म 115, तो इसलिए मैंने एक कंप्लीट एपी ली और एक मैंने वो एपी ली जो फिर वहीं से ही स्टार्ट हो, ताकि डी तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना, वो तो हर जगह ही सेम रहना था, लेकिन उसका ये एडवांटेज हुआ कि वो ए ही रहा, अननोन 2 ही रहे। वरना क्या होना था कि एक अननोन हो जाना था डी, एक होनी थी फर्स्ट टर्म मिसेस महमूद के लिए और एक हो जानी थी फर्स्ट टर्म उसके सन के लिए, तो ये 3 अननोन हो जाने थे, तीसरी इक्वेशन आपके लिए मुश्किल हो जाती, ठीक है ना। तो जस्ट आपके पास ऑप्शन थी, तो आपने कंप्लीट एपी ले ली और एक आपने मिसेस महमूद के लिए जो एपी वो कंसिडर कर ली। जी, अगर आपको कोई और क्वेश्चन मुझसे करना, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, जिसमें 2 चीजें आ रही हैं, हाउ टू फाइंड अ टर्म, हाउ टू फाइंड द सम, यानी कि ये 2 फार्मूले हैं, उसमें कभी ए, कभी डी, कभी एन, कभी बड़ा क्लियरली नंबर दिया हुआ है पहचान लें, कभी स्टेटमेंट दी हुई है लिख के पहचान लें,
कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या बन रही है, या ये स्टेटमेंट जो है वो क्या क्या आपको किस तरह का मैसेज जो है वो आप लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ पूछना है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन मुझसे। चलिए, इसका मतलब है कि जी अरसलान करे माइक ऑन रखना। अरसलान अरसलान माइक ऑन करो अपना। जी पूछो क्वेश्चन। सर ये बैक सॉल्व हम कैसे सर कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन, अगर बैक सॉल्विंग करनी हो तो? अरसलान आपका माइक कनेक्ट नहीं है पूरी तरह, आवाज नहीं आ रही। अरसलान की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, माइक नहीं कनेक्ट है। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज तो आपको आ रही है, लेकिन अरसलान आपका माइक वाइब्रेट नहीं कर रहा, मतलब इंडिकेट नहीं कर रहा कि आप माइक पे बोल रहे हो। अब माइक पे तो एक्चुअली आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। अब पता नहीं मेरे सर मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम है या आपकी साइड से। चले इस तरह से कोई और बोले। यावर आप जरा अपना माइक ऑन करो यावर, ताकि मुझे पता चले कि किस साइड से इशू है। यावर लगता है वैसे उठ के चला गया। नम्रा आप बोलो अपना माइक ऑन करके। नम्रा, तो मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जी आवाज तो आ रही है, बटी आप अपना माइक ऑन करो, कर सकते हो, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं इसका मतलब है कि मेरी साइड से ही कोई इशू आ रहा है। एक मिनट जी मैं चेक करूं क्या इशू है। जी अब बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके फाइन, ठीक है। चलो जी, अब किसी ने क्वेश्चन करना है तो अपना माइक ऑन करे, मुझसे क्वेश्चन करे, वो कर सकता है अपना माइक ऑन। सिर्फ हैंड रेस करे, मैं उसका नाम कॉल करूंगा, वो अपना माइक ऑन कर ले। बटी अपना माइक ऑफ कर दो आप बेटा। जी नहीं, मैंने सारा लेक्चर लिया, उसके बाद सर ने कहा कि कुछ समझना है। ये देखें, ये खुद मैंने बैठ के सवाल सॉल्व किए। सर ने सवाल दिया, मैंने फौरन सॉल्व। किसी को कोई क्वेश्चन अगली क्लास मुझसे का टाइम करना है तो कर सकते हैं। जी अरसलान करें, अपना माइक ऑन करें, क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बैक सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं बैक सॉल्व कर सकते, इसलिए कि यहां पर आपके पास कोई एक अननोन नहीं है जिसकी वैल्यू पुट करके देखें कि वो 145 आता है कि नहीं। दो अननोन है, वैसे तो दो भी हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। आप सिंपली दो इक्वेशन है साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? आप दो इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियसली। एक होता है ना, तो फिर वो होता है एक एक में पुट करके एक्स को अननोन रख के। वैसे तो इसमें एक्स वाई आपने देखा, मैं कल बताया भी था, ए बी सी डी बहुत सारे हैं, लेकिन उधर आगे चले गए ना तो सिंपल चीजें फिर और ज्यादा मुश्किल आपसे हो जानी है। तो इसलिए वो सिंपल में रखें कि एक के लिए, बाकियों के लिए आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। जी तो नेक्स्ट वन है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला, और एग्जाम में भी आया हुआ है। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 5,000 पर मंथ, हर माह से 5,000 रुपए मिलते हैं, एंड इट्स सैलरी इंक्रीज बाय 500, गौर करना है, पर ईयर। एक साल के बाद, यानी कि जनवरी में उसे 5,000 मिलेंगे, फेब में भी 5 मिलेंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अप टू अगस्त अप टू दिसंबर 5,000 रुपए मिलना पर मंथ मिल रहे हैं उसको। जब नेक्स्ट ईयर का जन स्टार्ट होगा, जनवरी, देन उसकी तनख्वाह जो होगी वो 5500 रुपया हो जाएगी, 500 बढ़ जाएगा ना। अब ऐसा ना, हमारी भी एक साल के बाद गवर्नमेंट कहती है जी इतनी पे आपकी बढ़ा दी,
तो पे तो साल के बाद बढ़ाते हैं, पर मंथ हम चूंकि सैलरी लेते हैं, 1000 रुपया आपकी तनख्वाह बढ़ा दी तो तनख्वाह तो 1 माह के बाद आती है ना, तो उसका मतलब है कि अब जनवरी में भी वो 500 ज्यादा लेगा, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। फाइंड हिज टोटल सैलरी इन 5 years and 5 months। अगर वो इस ऑफिस में जिसमें वो क्या करते हैं, 1 साल के बाद 500 रुपया बढ़ा देते हैं और उसकी फिलहाल 1 माह की सैलरी 5000 से उसने स्टार्ट लिया है, अगर वो उस ऑफिस में 5 साल 5 माह जॉब करता है तो आपको बताना है कि अब इतने इस अरसे में वो टोटल कितने पैसे जो है वो अर्न कर सकता है। अच्छा, एक इसका, चूंकि ये 5 है ना, 5 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो एक तो इसका वे ये था कि आप क्या करें, लाइक फर्ज करें ये फर्स्ट ईयर है उसकी जॉब का, सेकंड ईयर ऑफ इट्स जॉब, थर्ड ईयर ऑफ इट्स जॉब, और ये 5 ईयर ऑफ इट्स जॉब, पूरी हो गई 5 साल। और अभी उसके और भी आगे भी चलना है उसने, 5 माह और भी। 1 माह की सैलरी जनवरी की कह दें वो 5000 है, फरवरी 5000 है। ये तो अगर मैं यहां 12 टर्म्स लिख लूं यहां तक हर माह की सैलरी, तो ये सम करना कौन सा मुश्किल है, ये तो है ही सारी एक जैसी ना, 5000 5000 5000 5000, कितनी दफा 5000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो पहले साल की सैलरी, बजाय इसके कि आप वो एपी को ढूंढते रहे, ये 12 टर्म कैसी हैं, ये सारी सेम है, तो आप वो तो मुश्किल ही नहीं होता। 5000 को 12 दफा जमा करना है तो 60000 बन गई उसकी सैलरी, ऐसे ही है ना, 60000। अच्छा, अगले में 5500, 5000 बढ़ गए ना पर मंथ, फिर 5500। अब ये तो थी फर्स्ट ईयर की आपने सैलरी फाइंड कर ली। इसी तरह से सेकंड ईयर की फाइंड कर लें, वो कैसे, अब 5500 को 12 से ज़रब दे दें। इसी तरह से थर्ड ईयर की सैलरी क्या करनी है, अब 5000 और बढ़नी है इसने, 5500 तो 6000 हो जाएगी, उसको 12 से ज़रब दे दें। देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और जब 6th ईयर स्टार्ट हो गया उस वक्त देख लें कि उसकी सैलरी कितनी हो चुकी है पर मंथ, उसको 5 से ज़रब दे दे, जमा हो जाएगी। कोई एपीजीपी नहीं, बस अपने वो क्या एक अकल से यूज कर ली, अकल से यूज कर ली और कर लिया। लेकिन मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये वो कह देता जी 20 साल, फिर वो कर करके, ये नहीं मैं कहता नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर वे है कि आप जरा इसको समझ ही लें, तो ये है क्या, लिखा क्या हुआ है, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। अब जब आप, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि जो एपी बनेगी वो ईयर की लादा निकालें, ऐसा कह लें। फर्स्ट ईयर में उसकी जो 5012 60,000 बनती है, तो पहले साल की सैलरी टोटल 60,000 उसको 1 साल में मिलेगा। अब जरा दूसरे साल कैलकुलेट कर लें, कैसे, अब 5500 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, 66,000 जो है वो दूसरे साल 12 माह की सैलरी। क्यों, अब उसकी सैलरी बढ़ के 5500 रुपया पर मंथ हो चुकी है और ये 12 माह तक यही चलनी है, तो 66,000। थर्ड ईयर आ गया है, थर्ड ईयर 5500 थी, फिर बढ़ गई 5-6,000 हो गई, 12 माह की सैलरी 72,000। ये मैं वो आपको वे बता रहा था ना, अभी बस 2 साल ही रह गए हैं, इसी तरह से पहुंच जाएं, बिल्कुल किया जा सकता है। और वे क्या है, अच्छा जब फर्ज करें आप कहें जी ऐसे ही चलना है, 5 साल तक तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, 5 साल तक ऐसे चल जाते हैं, तो जरा नोट भी कर लें, ये कितना ज्यादा उससे 6,000, ये इससे कितना ज्यादा 6,000, ये एपी है। एपी पहले पूरे सालों की कैलकुलेट कर ले, वो मंथ है उसकी बात में देखते हैं। टोटल सैलरी इन 5 ईयर, इसका मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वैसे भी कर लें या एपी का फार्मूला लगा हुआ क्या, n/2
2a प्लस n-1 क्योंकि 5 है ना तो 4, d 6,000 है, 3,60,000 उसकी सैलरी बनेगी। कितनी देर की? 5 सालों की। लेकिन अभी 5 माह और भी है। इसके लिए आपने क्या करना है, उसको फाइंड करने के लिए अब जरा नोट करें, अब जरा पर मंथ सैलरी देखें कितनी बनती। फर्स्ट ईयर के दौरान उसकी पर मंथ सैलरी बनेगी ये, फर्स्ट ईयर के दौरान। ये पर मंथ है, सिर्फ 1 माह की लिखी हुई है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में पर मंथ सैलरी उसकी 5500 बनेगी। नेक्स्ट ईयर में पर मंथ सैलरी उसकी 6000 बनेगी। ऐसे ही है ना? आप क्या करें, वैसे तो मैंने ये 7500 ना वैसे डायरेक्टली देख, कैसे मैंने कहा 5, 55, 6, चौथे साल में 65, 5वें साल में 70, 7000 और 5वें साल के बाद जो छठा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ये छठे ईयर में ना 5 मंथ, उसमें पर मंथ सैलरी 7500 रुपया उस शख्स की हो चुकी होगी। और वहां पर उस साल उसने 5 माह काम किया तो टोटल सैलरी 37,500। ये 5000 5 साल की है, ये 5 माह की है जो कि छठे साल के 5 माह थे, और ये 3,97,500 सॉल्व हो गया। कर सकते हैं ना? दूसरा जो मैं बता रहा हूं, देखें ना, जब एक दफा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपने कहना ये करते ही ऐसे हैं जो मैं अब करने लगा। क्या? पहले एपी आपने बनाई, एपी फॉर ईयर्स, ये बना लेंगे आप, एपी फॉर ईयर्स, और सम कर लिया आपने कंप्लीट ईयर्स का। 5 साल है ना पूरे, फिर 5 मंथ है। इसके बाद क्या करें, आप दोबारा एक एपी जरा नोट, और आपको देखेंगे वो बन रही होगी, आप बना लेंगे एपी फॉर मंथ्स, एक मंथ में उसकी सैलरी कितनी है। पहले साल पर मंथ सैलरी, वो कोई भी हो, जनवरी हो, फरवरी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, सैलरी तो वही 5,000 रहनी है ना। जनवरी में भी वही 5, दिसंबर में भी वही 5। तो एपी फॉर मंथ्स ले ले। पहले मंथ की पर मंथ सैलरी 5,000, पर मंथ सैलरी 5500 सॉरी 5500, पर मंथ सैलरी 6,000। नेक्स्ट हमने पर मंथ सैलरी फाइंड करनी है छठे साल की। 5 साल तो पूरे हो गए ना, 5 माह तो छठे साल के है ना। एक महीने पर मंथ सैलरी जब छठा साल स्टार्ट होगा तो क्या हो चुकी होगी। आप क्या करें, A6 फाइंड कर लें। 6th टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, मतलब सेकंड ईयर पर मंथ सैलरी, थर्ड ईयर पर मंथ सैलरी। और अगर वो फार्मूले में क्यों जाएं आप, जी एग्जाम में तो बड़ी टेंशन होती है, हम सीधा ही दौड़ लगा के पहुंच जाएंगे तो ठीक है, पहुंच गए। मैं तो आपको एक वे बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर की पर मंथ, सेकंड ईयर पर मंथ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और ये छठा साल है ना, 5 साल के बाद वाले 5 मंथ, तो 7500 रुपया। हाँ ठीक है, जरूर दे दी, आगे आंसर। लेकिन अगर फार्मूले की बात करें तो 6 टर्म फाइंड कर ले। 6 टर्म का फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू डी। डी कितना है? 500 है ना, तो 5,000 ये बनता है और 2500 ये बनता है, 75 वही बन गया। तो एक दफा आपने क्या करना है, एपी फॉर ईयर पर लगा के 5 साल की सैलरी इकट्ठी कर लेनी। सेकंड स्टेप में एपी फॉर मंथ लगा के पर मंथ सैलरी नोट कर लेनी, ठीक है ना, छठे साल की। और फिर अगले स्टेप में जितने मंथ की कह रहे ना, उससे आपने, ये तो पर मंथ आई ना अभी, ये तो 1 माह की आई है, और 1 माह कौन से वाला, छठे साल का, उसको फिर उसी तरह से 5 से जरूर देके और कर सकते हैं, और उसके बाद इसको टोटल कर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अगला प्रॉब्लम है, इसमें यही टेक्निक करनी ही पड़ेगी जो अभी आपसे शेयर की है। क्या कहता है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 5,000 पर मंथ, ऊपर वाली है स्टेटमेंट है। सैलरी इंक्रीज बाय 500 पर ईयर, बिल्कुल अभी वही स्टेटमेंट है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर इस सैलरी विल बी 10,000 पर मंथ, कितने सालों के बाद उसकी पर मंथ सैलरी जो है वो कहता 10,000 रुपया हो चुकी होगी। अब टोटल नहीं करना, हमें एपी फॉर मंथ पे लगा दें, हाँ ठीक है ना, एपी फॉर मंथ पे लगा दें और देखें कौन सा मंथ, कौन सा साल, आप ऐसा कह लें, जो कि ये है पर मंथ सैलरी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर,
per month salary during the second year, per month salary during the third year, and in which year per month salary is 10,000. ये क्वेश्चन है. अब जो मैंने आपसे दूसरी टेक्निक यूज की है वो यूज होगी पर मंथ सैलरी इज अ जीपी, सॉरी एपी, ए 5000, डी 500. अच्छा कहता करते 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 ये 10,000 पर मंथ पे जाना है, पता नहीं कौन सा है वो साल. यही क्वेश्चन. तो फार्मूले में जैसे मैंने किया था आप कर दें. 10,000 एक टर्म है, 500 है, एन का पता नहीं 11. जब वो अपनी जॉब के 11th ईयर में आ चुका होगा, 10 साल अपनी जॉब के पूरे कर चुका हो गया, उसकी जॉब का 11वां साल जैसे स्टार्ट होगा, तो चूंकि हर माह उसकी सैलरी बढ़ रही थी, तो बढ़ते बढ़ते अब वो सैलरी जो है वो 10,000 रुपया पर मंथ जो है वो यहां तक पहुंच. अच्छा प्रॉब्लम है. इसके बाद ये सिंपल है, एक दफा ईयर पे लगा दें, एक दफा मंथ पे लगा दें. अच्छा ये ना कुछ शॉर्टकट्स हैं. शॉर्टकट्स एक मिनट जरा चेक करते हैं. इंसर्ट 3 ठीक है. ये 2-3 प्रॉब्लम फिर करने पड़ेंगे. ये एक ये और एक मैं आपसे करूंगा, फिर यही तक हमारा लेक्चर होगा जी. क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर मैं कहूं इनको सम करना है तो ये पी बना हुआ है. ए कितना है 1, डी कितना है 1. जितने नंबर कहते जमा कर दें, ठीक है ना. अच्छा ये एपी है, भूल गया नेचुरल नंबर का वर्ड बोला तो एपी है, सॉल्व कर दें. उसने इसी फार्मूले को सॉल्व किया जो मैंने लिखा हुआ है. क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. अगर इसको ऐसे ही जरा सॉल्व कर ले, n को ऐसे ही रहने दें, तो ये बन गया n+1. तो फिर नेचुरल नंबर का सम अगर हो तो फिलहाल जो फार्मूला हमने बनाया है n इंटू n+1/2. अगर कोई कहे 10 नंबर का सम करना है तो यहाँ 10 रख दें, 20 नंबर का सम करना है तो 20 कर दें. तो देखिए यही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना. मैंने सम में रख दिया ना वैल्यू, a1 रख दिया, d1 रख दिया, सम के लिए सॉल्व किया, तो ये फार्मूला बन गया. तो उसने कहा जी कि कभी आपको नेचुरल नंबर्स का सम करना पड़ जाए तो n इंटू n+1/2 इसी से कर दे. एग्जाम्पल के तौर पे ये 10 नंबर है, नेचुरल सम करना था 10 और फिर 1 बढ़ा के 11/2 5 55 आ गया. अब वैसे सम करके देख लें. 10/2 इंटू 2a प्लस 9 इंटू b. 10 और ब्रैकेट के अंदर हुआ है 11 और बाई 2, तो यार है ना. इसी तरह से अगर इवन नंबर्स हो जाए, कौन कौन से इवन नंबर्स, लेकिन फर्स्ट ये नहीं कि यहां से मर्जी स्टार्ट हो जाए. ये देखिए यहाँ फर्स्ट मैंने बड़ा इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ, ठीक है ना. फर्स्ट मैंने लिखा हुआ, तो पहला इवन नंबर जो है वो 2 है, यहां से स्टार्ट होना चाहिए, फिर ये ठीक है. अदरवाइज आपको वैसे ही सम करना पड़ेगा. ये फार्मूला है, कहता है ये नंबर है, सम करना है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इस फार्मूले से सम कर दें. n इंटू n+1. डोंट से कि ये 20 नंबर है, ये 20 नंबर नहीं है, ये 10 नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 वो तो 10 है ना, लेकिन ये आधे है ना, आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं. 20 तक पहुंचना, 10 इवन है 10 ऑड है, तो ये 10 नंबर है. तो फिर अगर ये 10 नंबर है तो इस फार्मूले में तो फिर यही सिर्फ लिखना था, 10 और 11 110 ही बनते हैं. सिमिलरली सम ऑफ n ऑड नंबर्स, लेकिन फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले, जस्ट जितने नंबर हैं उसका स्क्वायर कर दे. नंबर का सही काउंट में जितने, जैसे ये कितने हैं, ये आपके पास काउंट, हाँ फर्ज करें आपको नहीं पता चल रहा ये कितने हैं. मैं आप ये तो आपको पता है कि a1 है, d2 है, एक टर्म 21 है ना, 21 ये वाली पता नहीं कौन सी है. अभी तो आपको सारी एक्सरसाइज में n बताया कैसे फाइंड करते हैं. जो n होगा पता चल जाएगा ये टोटल कितनी टर्म्स है. ये टोटल 11 टर्म्स है, ये वाली टोटल 11 टर्म्स है. अब इनका सम करना है ना, तो बस इसी को स्क्वायर कर दें, 121 सम आए, चेक किया जा सकता है ना. तो शॉर्टर वे से
कैसे आप डायरेक्टली उन नंबर्स को सम वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, होम एक्सरसाइज आपने लिखनी है फिर ताकि वो जुम्मे के लिए भी आप लोगों ने जाना है। लिखे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ a clock ring one time, घंटी बजाता है, if a clock ring one time at 1 AM, जब 1 बजता है तो एक दफा घंटी, ऐसे होता है घड़ी, एक दफा वो क्लॉक जो है, घड़ी तो नहीं, हम क्लॉक जो है वो जाहिर है कि वो रिंग करता है, तो वो कहता है जी कि वो रिंग करता है। इफ अ क्लॉक रिंग वन टाइम at 1 AM, 2 times at 2 AM, 3 times at 3 AM and so on। जो इंफॉर्मेशन नहीं आप गई, ये तो मैं पहले ही पता था, चले मैंने तो स्टेटमेंट आपको बताना था ना, तो वो मैंने आपको लिखवा दी। इफ अ क्लॉक रिंग वन टाइम एट 1 AM, 2 times at 2 AM, 3 times at 3 AM and so on, how many total number of times the clock will ring, how many total number of times the clock will ring in 2 days। कहते जी अगर क्लॉक के रिंग करने का जो पैटर्न है जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर क्लॉक इस तरह से रिंग कर रहा है तो आपको बताना है कि 2 दिनों में ये क्लॉक टोटल कितनी दफा रिंग करेगा। एक दो तरीका, क्लॉक के पास बैठ जाए, उसने 1 बजा, उसने रिंग किया, आपने कहा 1, 2 बज गए, 2 दफा रिंग किया, आपने कहना 2 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 1 घंटा और बैठे रहे, फिर उसने 3 बजाएगा, 3 और 3 6 हो गए, फिर 4 बजाए, आपने कहा आप 6 और 4 10 हो गए। शायद कोई और तरीका भी हो, बस आपने इसको सोल्यूशन कल करके लाना है कि मैं आपसे एक पैटर्न देके, क्लॉक के रिंग का पैटर्न देके आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो क्लॉक है ये 2 दिनों के दौरान टोटल कितनी दफा रिंग करेगा। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, अल्लाह।